अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद रिहान सफ़दर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो अब हम लोग ना नंबर थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 19 से 25 तक क्वेश्चंस किए थे। हाँ, 19 से 25 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट रिजल्ट्स को, ये क्वेश्चंस को बड़ी डिटेल में देखा था। और ये मैं फिर बता दूँ, ये केनेथ एच रोजन की बुक है। तो हम लोग उससे ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये पेज नंबर 41 से शुरू होती है एक्सरसाइज। तो उसके क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। बीच में कुछ क्वेश्चन है जो 26 से लेकर 35 तक क्वेश्चन हैं, वो हम लोगों ने छोड़े हैं क्योंकि वो इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड थे और इंटीजर फंक्शन हम लोगों ने किया नहीं। और एक क्वेश्चन आई थिंक GCD से भी था। तो GCD चूँकि अभी हमने किया नहीं है, तो GCD का टॉपिक मैं दूसरी बुक से करवाऊँगा। वो है डेविड एम बर्टन की बुक है। तो उस बुक से मैं GCD वो ज़रा उधर डिटेल में समझाया हुआ है, उसके थ्योरम्स वगैरह। क्योंकि इस केनेथ एच रोजन की बुक में GCD की सिर्फ डेफिनेशन है, कुछ स्पेसिफिक सी पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं, तो ये कोई मज़ा नहीं देगा। तो उसमें डेविड एम मार्टिन की बुक है, उसके अंदर GCD में काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं, उसके रिजल्ट्स, फिर आगे LCM का यूज़ होगा, उसका बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। तो वो हम लोग इंशाल्लाह उस बुक से करेंगे। और इसके नेक्स्ट लेक्चर बस अब GCD शुरू होगा। ये आज एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा। आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी पूरी के क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज को वाइंड अप कर दें, क्योंकि बीच में क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी है। तो हो सकता है मुझे या नई वीडियो बनानी पड़े, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक्सरसाइज जो है वो वाइंड अप हो जाए। तो अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपना शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 36 आता है। क्वेश्चन नंबर 36 हमें ये कहता है कि हमारे पास एक इंटीजर है a, वो अब इंटीजर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो देन 3 डिवाइड्स a क्यूब माइनस a, यानी कि 3 इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को जो है वो, इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, एक्सप्रेशन कह लें, कि इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा। तो अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम फैक्टराइज कर लें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, a इंटू a+1 a-1, a कॉमन ले लेंगे ना, तो वो ए स्क्र -1 बनेगा ना। तो ए स्क्र -1 को a+1 इंटू a-1 लिख लिया, तो ये फैक्टर बन गया। अब हम करने क्या जा रहे हैं आगे, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि हम लोग ये करेंगे कि हम लोग पहले प्रूव ये करेंगे कि 3a को डिवाइड करता है, फिर प्रूव करेंगे 3a+1 को डिवाइड करता है, फिर प्रूव करेंगे कि 3a-1 को डिवाइड करता है। और इसके बाद वो एक थ्योरम लगाएंगे। वो आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, मैंने आप लोगों को जो है वो जब प्राइम नंबर्स पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा उसका आइडिया दिया था। या आई थिंक मैंने किसी एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में वो थ्योरम बताया था, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के। तो वो थ्योरम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो यही था कि हमारे पास अगर एक प्राइम नंबर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा होगा, इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी कि वो उन दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर सकता है, किसी को उन दोनों को भी डिवाइड कर सकता है। उसकी स्टेटमेंट जो थी वो मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। इधर ही लिख लेते हैं हम लोग ज़रा शॉर्ट में करके। तो इधर मैं इस बॉक्स के अंदर मैं उसकी डेफ लिख लेता हूँ। सिंपल सी उसकी है कि अगर a और b हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, नज़र आ रहा, ठीक हो गया। यानी कि दो इंटीजर्स हैं हमारे पास। अब वो जो दोनों इंटीजर्स हैं, मतलब इफ़ एंड ओनली कंडीशन थी कि a यानी एक p प्राइम था, p क्या है, p इज़ प्राइम। तो p डिवाइड करता है दोनों के सॉरी, यानी कि जो p है वो डिवाइड करेगा a और b के प्रोडक्ट को, इफ़ एंड ओनली इफ़ p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। ये हमारे पास थ्योरम था। अब इस थ्योरम, ये इसमें दो नंबर्स हैं, अब इसमें 3 नंबर है, इसको 3 नंबर पे एक्सटेंड कर लें तो वो और तीसरे में आ जाएगा। तो इस वजह से इस थ्योरम के तहत पहले हम लोग प्रूव ये करेंगे कि 3a को, फिर a+1 को, -1 को, फिर तीनों को प्रोडक्ट को, इसी थ्योरम के तहत यानी हम इसका सेकंड पार्ट ये चीज़ प्रूव करेंगे। और इस थ्योरम के तहत हम लोग फिर ये चीज़ बना के आगे अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट ले लेंगे। तो हम लोग करते हैं जी शुरू। अब यहाँ पर a डिवाइड्स बाई 3, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में अगर 2 पे डिवाइड करना होता था तो हम 2 ले लेते थे, 5 पर करना होता था तो 5 ले लेते थे, 3 पर डिवाइड करना था तो 3 ले लेते थे एक इंटीजर के साथ। इसी तरह हम लोगों ने कोई एक इंटीजर, यहाँ पे चूँकि a इस्तेमाल हो रहा है तो हमने a ले लिया, एक इंटीजर a है। और 3 जो है वो हम लोग चूँकि डिवाइज़र है 3, तो इस वजह से डिवाइज़र लेना था, और डिवाइज़र पॉजिटिव होता है वही। बस ये 3 ऑब्वियसली होता तो मतलब 0 से बड़ा ही है। सिर्फ वो डिवीजन एल्गोरिदम की हम लोगों ने ना डेफिनेशन को मैच करना था, कि डिवीजन एल्गोरिदम की जो डेफिनेशन, सॉरी कह रहा हूँ, जो थ्योरम था उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें यही था कि आप लोग के पास मैं उसकी स्टेटमेंट आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। 1 मिनट वेट कीजिएगा।
हाँ जी, ये आप लोगों के पास डिवीजन एल्गोरिदम की जो है वो स्टेटमेंट थी कि अगर ए और बी हमारे पास दो इंटीजर्स हों और उनमें से ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक हमारे पास दो यूनिक इंटीजर्स की और एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें क्यू कोशेंट को रिप्रेजेंट करता है और आर रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। और ये बी होगा, मतलब ये जो दूसरा बनेगा वो इस रिप्रेजेंटेशन में लिखा जा सकता है जिसमें आर के ऊपर ये कंडीशन थी। तो ये काफ़ी डिटेल में मैंने मतलब डिवीजन एल्गोरिदम के थ्योरम वाले लेक्चर में प्रूव किया हुआ है, तो आप लोग अगर देखना चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं जी इधर। सिमिलरली इस डेफिनेशन से हमें दो इंटीजर चाहिए थे, हमें ए और थ्री चाहिए। अब थ्री दूसरा इस वजह से चाहिए क्योंकि हमें डिवाइज़र चाहिए था, वो डिवाइज़र एक हो गया और एक इंटीजर हो गया दूसरा। अब डिवाइज़र के ऊपर कंडीशन होती है कि वो ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो वो ग्रेटर देन जीरो है। तो डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक हमारे पास दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, एक हमारे पास क्यू होगा और एक हमारे पास जो होगा वो आ जाएगा आर, जिसमें क्यू और आर कोशेंट और रिमाइंडर होंगे रिस्पेक्टिवली। तो वो क्या होगा कि ए जो है वो इस रिप्रेजेंटेशन में लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर। थ्री क्यू हमारे पास, थ्री क्या है, डिवाइज़र है, क्यू क्या है, वो कोशेंट है, और आर आपके पास रिमाइंडर है। और जो ए होगा वो डिवाइडेंड कहलाता है, यानी कि जो डिवाइड हो रहा है। अब इस आर के ऊपर कंडीशन ये होती है कि वो डिवाइज़र से छोटा होता है और ज़ीरो से बड़ा होगा ऑब्वियसली। रिमाइंडर पॉजिटिव जो होता है, यानी कि यूँ कह लें कि नॉन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर क्या हो गया कि ज़ीरो इज़ लेस दैन इक्वल टू की कंडीशन इस वजह से ली जाती है कि आप लोगों के पास रिमाइंडर अगर ज़ीरो हो तो वो पूरा पूरा डिवाइड करता है, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो वाला केस बन जाता है, तो वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो वो कोई इशू नहीं बनता। वो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक मतलब डेफिनेशन फुलफिल कर जाता है। तो सिंपली बस आर इज इक्वल टू जीरो टू थ्री आ जाएगा, क्योंकि डिवाइज़र से छोटा होना होता है, डिवाइज़र के इक्वल नहीं होता, क्यू नहीं होता। वो जब मैंने ये थ्योरम प्रूव करवाया था तो उसकी डिटेल में मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बताया था कि किस वजह से इक्वल नहीं हो सकता डिवाइज़र के। तो आप लोग वहाँ पर जाके डिवीजन एल्गोरिथम का जो प्रूफ है उसकी पहले वो चीज़ें यानी पिछले लेक्चर्स पहले पढ़ के आएँ, ताकि आप लोगों को आने वाले नेक्स्ट लेक्चर की ताकि प्रॉपरली समझ आ सके। तो अब हम लोगों ने इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। अब ये इनइक्वालिटी हमें क्या बता रही है कि आर या तो ज़ीरो होगा या वन होगा या थ्री होगा। अब बीच वाले नंबर्स इस वजह से नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे हम कह चुके हैं कि वो इंटीजर है। यूनिक वर्ड को अब इग्नोर कर दे, यहाँ पर वो इंटीजर है। इंटीजर जीरो और थ्री के दरमियान तीन ही पॉसिबल हैं, मतलब अगर जीरो की तरफ इक्वालिटी का साइन ले लें तो तीन ही पॉसिबल हो सकते हैं, या जीरो होगा या वन होगा या टू होगा। थ्री के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो इस वजह से या जीरो होगा या वन होगा या टू होगा। अब ये तीनों रिमाइंडर्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये बारी बारी हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और इससे हमारे पास रिजल्ट्स बन जाएंगे। तो पहले हम लोग रिमाइंडर जीरो पुट करते हैं, तो वन रिमाइंडर जीरो पुट किया तो वो थ्री क्यू बन गया। अब अगर ये देखा जाए, आप लोग अगर एक चीज़ नोट करें तो ये वाली चीज़ जो है आप लोगों के पास डिविजिबिलिटी डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है। वो क्या थी कि आप लोगों के पास मतलब यानी कि एक इंटीजर होता था, वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो हम लोगों ने डिवाइज़र बनाना है, जो हम लोग जिस पर डिवाइड करवाना है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और जो नंबर हमें जिस नंबर को डिवाइड करना था वो नंबर आ जाए। ठीक हो गया, तो हमारे पास वो डिविजिबिलिटी की कंडीशन पूरी हो जाती है। यानी कि अगर सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो हमारे पास क्या होता था कि हमें एक इंटीजर बनाना पड़ता था। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ ना कि थ्री डिवाइड्स ए, तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा इंटीजर मिलना चाहिए। वो कोई डिपेंडेंस नहीं है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पॉजिटिव हो, नॉन नेगेटिव हो, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ज़ीरो भी हो सकता है। यानी कि कोशेंट जो है वो आप लोग नहीं, कोशेंट तो ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि कोशेंट एक नॉन ज़ीरो, अगर कोशेंट ज़ीरो हो जाता है तो फिर वो देखें, अगर कोशेंट ज़ीरो हो गया ना, मतलब ये नहीं, कोशेंट ज़ीरो होना कोई जो है वो कंट्राडिक्टरी बात नहीं है। यानी कि अगर कोशेंट ज़ीरो हो गया तो वो नंबर जो होगा वो इटसेल्फ ज़ीरो होगा, तब कोशेंट ज़ीरो हो सकता है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब ये इक्वेशन हमें वो क्या बता रही है कि हमें एक इंटीजर मिल गया है q, जो कि थ्री से मल्टीप्लाई होके आंसर a दे रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो a है वो थ्री पर डिविजिबल है, तो इसका मतलब थ्री डिवाइड्स a, पहली इक्वेशन ने बता दिया। अब दूसरी इक्वेशन r इज इक्वल टू वन पुट किया तो थ्री क्यू प्लस वन बन गया। अब वन को दूसरी साइड पर ले आए तो अब फिर वही डिविजिबिलिटी के कंडीशन के मुताबिक हमें एक इंटीजर q मिल गया जो थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा था और आंसर a माइनस वन दे रहा था, तो इसका मतलब थ्री डिवाइड्स a माइनस वन। सिमिलरली हमारे पास r इज इक्वल टू टू के लिए थ्री क्यू प्लस टू। अब देखें इस प्रोडक्ट में हमें तीनों को बारी बारी डिवाइड करना था, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था। तो हमने थ्री डिवाइड्स ए भी कर लिया, थ्री डिवाइड्स ए माइनस वन भी कर लिया। अब थ्री डिवाइड्स ए प्लस वन करना था, यानी कि हमें एक तरफ थ्री का मल्टीपल बनाना, यानी थ्री इंटू सम इंटीजर, और दूसरी तरफ क्यूब ए प्लस वन बनाना था। तो हम लोगों ने क्या किया, टू को स्प्लिट कर लिया थ्री प्लस वन में।
ठीक हो गया। अब 3 इनमें से कॉमन ले लिया। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि 1 दूसरी साइड पे a+1 बना जाएगा दूसरी तरफ जाके, और यहाँ पर q कॉमन होके हमें 3 इंटू सम इंटीजर मिल जाएगा। तो वो इंटीजर q+1 हो, कुछ भी हो जाए, हमें एक इंटीजर चाहिए होता था। तो इसका मतलब q अगर इंटीजर है, q+1 भी एक ऑब्वियसली एक इंटीजर होगा। तो इसका मतलब हमें एक इंटीजर q+1 मिल गया है, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर a+1 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 डिवाइड से +1। अब सिमिलरली, अब चूंकि यहाँ पर r के साथ और की कंडीशन की थी कि r या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 a को डिवाइड कर रहा है और 3 b को डिवाइड कर रहा है, a-1 को डिवाइड कर रहा है, और यानी और की कंडीशन लगेगी। हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब यानी कि और की कंडीशन इस वजह से लगती है ना, क्योंकि देखें एक नंबर है, वो एक नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन प्रोडक्ट की जो फैक्टराइजेशन की जाएगी, वो नंबर जो होगा वो यानी जो प्राइम नंबर होगा वो उस फैक्टराइजेशन में से किसी एक को लाजमी डिवाइड करेगा। तो इस वजह से हम लोग ये कह देते हैं, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी की जो थ्योरम 1 किया था हम लोगों ने, उसमें हम ये पढ़ के आए थे कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, तो ए बी सी को भी डिवाइड करेगा फॉर सम सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि कुछ इंटीजर्स के लिए। फॉर ऑल क्यों नहीं था, उसकी भी मैंने आई थिंक जो है वो उसकी रीज़न बता दी थी। मैं दोबारा यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ कि फॉर ऑल इस वजह से होता है क्योंकि हर इंटीजर हर मल्टीपल के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं, बल्कि फॉर ऑल की कंडीशन होगी, सॉरी फॉर ऑल की कंडीशन होगी कि हर पॉसिबल मल्टीपल के लिए जो उसका पॉसिबल मल्टीपल होगा, यानी जितने भी इंटीजर्स हैं। अगर मैं मिसाल देता हूँ कि मैं ये कह देता हूँ कि 3 डिवाइड्स 5, यानी सॉरी 3 डिवाइड्स 9, 3 डिवाइड्स 9, तो 9 का कोई भी मल्टीपल होगा, चाहे वो मतलब इंटेग्रल मल्टीपल की बात, क्योंकि हम लोगों ने नंबर थ्योरी में इंटेग्रल मल्टीपल की बात करनी है, तो वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा। कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल 9 का होगा, 3 उसको लाजमी डिवाइड करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मल्टीपल भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर 3 a को डिवाइड कर रहा है तो a+1 को ना भी करे तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो इन तीनों का प्रोडक्ट बनेगा वो a का सम मल्टीपल बन जाएगा। सिमिलरली अगर 3a-1 को डिवाइड करता है, a को डिवाइड करता है लेकिन a+1 को डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब जो इन तीनों का प्रोडक्ट बनेगा वो a इंटू a-1 का सम पॉसिबल इंटेग्रल मल्टीपल बन जाएगा। तो वो उस थ्योरम के मुताबिक जो है वो आप लोगों के पास प्रूव हो जाएगा। अगर आपने इस थ्योरम का प्रूफ देखना है तो वो लेक्चर नंबर आई थिंक 3rd होगा या 2nd होगा इसी प्लेलिस्ट का, तो उधर जाके आप लोग थ्योरम 1 का प्रूफ देख सकते हैं। तो मैंने उसकी हेडिंग आई थिंक जो है वो टाइटल जो वीडियो का दिया हुआ है वो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और डिविजिबिलिटी दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि आर की कंडीशन या 3 a को डिवाइड करेगा, a-1 को डिवाइड करेगा या a+1 को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब 3 तीनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकता है। मैंने आपकी रीज़न बता दिया किस वजह से। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो इक्वल थी a³ माइनस a के, तो इसका मतलब a³ जो है वो 3a³ माइनस a को भी डिवाइड कर जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो गया कि ये प्रूफ हो गया हम लोगों ने 3a³ माइनस a को डिवाइड करता है। अब a कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक हो गया, यानी कि कोई भी इंटीजर जो इस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ होगा, कोई भी इंटीजर जो इस एक्सप्रेशन में लिखा होगा। मिसाल है मैं a को 5 ले लेता हूँ, तो 5 का क्यूब माइनस 5 से जो आंसर बनेगा वो 3 इस पर उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो a की जगह कुछ भी ले लें, कोई इशू नहीं है उसका। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। बड़े ऑब्वियसली सीधे सीधे से क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए से जल्दी जल्दी इसमें से पास कर जाऊंगा ताकि हमारा टाइम बचे, और वो जो लेंथी क्वेश्चन है उसके लिए हमारे पास टाइम बच जाए ताकि मुझे नई वीडियो ना बनानी पड़े। आप लोगों को भी आसानी हो कि आप लोग फिर ये कहेंगे कि एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इतनी लेंथी है नहीं, कुछ थोड़े बहुत सिलेक्टिव से क्वेश्चन हैं, तो हम लोग वो चलें वाइंड अप करते हैं आज। तो ये क्या कह रहा है कि शो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स जो है वो ऑफ द फॉर्म, यानी कि 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है, वो दोनों के दोनों इस फॉर्म के हैं 4k+1, यानी कोई भी इंटीजर उसको रिजॉल्व करें तो वो 4k+1 की फॉर्म का आता है, ठीक हो गया। तो जिस तरह 9 है, अगर 9 देखा जाए तो जो 9 होगा वो 4k+1 की फॉर्म का, अगर k = 2 ले लिया जाए तो 4 × 2 8 हो गया, वो +1 9 हो गया। तो वो इस तर्ज के मतलब नंबर जो 4k+1 की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को, 3 हो गया, 3 अब 4k+1 की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, 2 भी नहीं लिखा जा सकता, लेकिन 5 लिखा जा सकता। 4 का 1 ले लें तो 4 × 1 + 1 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे इंटीजर्स जो आपके पास 4k+1 की फॉर्म के होंगे उनका प्रोडक्ट भी इसी शक्ल का होगा, ठीक हो गया। तो जिस तरह मैं आप लोगों को 5 और 9 ले लेते हैं, हम 5 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मैं आप लोगों को इसको ना पेज पर सॉल्व करके बताता हूँ। 1 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा, मैं पेज ले लूँ। हाँ जी, अब ये मैंने जो है पेज ले लिया है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मैं मिसाल है एक 5 ले लेता हूँ। 5 भी अब जो है वो आप लोगों के पास 4k+1 की फॉर्म का है, और मैं मिसाल है आप लोगों को
9 ले लेता हूँ सिंपल फॉर्म में, तो वो भी हमारे पास 4k+1 का फॉर्म में है। अब 4 9 और 45 आता है। अब 45 को हम लोग 4k+1 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अब 4 का सम मल्टीपल लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब 4 का मल्टीपल अगर लिखें तो हमें 45, अब +1 तो चाहिए चाहिए। अब मतलब ऐसा नंबर बनना चाहिए यहाँ पर 44 बन जाए। तो 44 किस तरह बन सकता है? 11 के साथ। तो इसका मतलब 45 भी आप लोगों के पास 4k+1 की फॉर्म का है, जहाँ पर k = अगर आप 11 ले लेते हैं। तो अब ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप दो नंबर्स ले लेंगे, दो इंटीजर्स ले लेंगे, वो इसी फॉर्म के होंगे। अब m और n कुछ भी ले लें आप लोग, क्योंकि इंटीजर जो है वो 4 का मल्टीपल चेंज होता रहेगा ना, तो आप m और n डिफरेंट ले लें। तो इसका मतलब वो इंटीजर्स ले लिए, वो दोनों इंटीजर्स इस फॉर्म के थे, 4k+1 की फॉर्म के। अब चूंकि दोनों इंटीजर्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो इस वजह से आप लोगों ने उस जनरलिटी को, यानी कि आप लोग यूँ कह लें कि आपकी जनरल रिजल्ट ख़राब ना हो, तो इस वजह से आप लोगों ने इसको डिफरेंट ले लिया। हाँ, अगर इक्वल भी हो जाता है, m और n इक्वल भी अगर हो जाते हैं, तो उसमें आप लोग यूँ कह सकते हैं कि m और n चूँकि इक्वल थे, आप लोग उस पर स्पेसिफिक कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट कंडीशन होगी वो डिफरेंट वाली ही होगी। अब डिफरेंट में जाके आप वहाँ पे m और n इक्वल करके कर दें, तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो आप लोगों ने a 4m+1 और b को 4n+1 ले लिया। अब ये 4k+1 की शक्ल के थे दोनों इंटीजर्स, आपने इनका प्रोडक्ट लिया a b। अब ये 4m+1 और 4n, अब n m और n की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, बस k से डिफरेंट लीजिएगा ताकि आप लोगों को मिक्सअप ना हो। k भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बस थोड़ा सा यूँ कह लें कि ऑब्वियस ना हो जाए, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का शक्ल डिफरेंट कर देते हैं, बात तो वही हो रही होती है। तो इसका मतलब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर 4 4 16 इंटू mn 4m 4n+2 +1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखें तो अगर आप एक चीज़ नोट करें तो इनमें से 4 कॉमन निकलता है, तो 4 कॉमन लेके ये इंटीजर बच गया आप लोगों के पास +1। अब ये एक इंटीजर है, मतलब 4m+m+n जो है ये आप लोगों के पास एक इंटीजर है। तो अब ये जो इंटीजर होगा आप लोगों के पास, अगर आप इसको किसी और इंटीजर के 1 के बराबर भी ले लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर किसी न किसी के तो इक्वल होगा ना, इसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। हम वो आंसर के इक्वल ले लिया, तो वो k1 हम लोगों ने क्या लिया कि जनरली वो k1 था। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट भी 4k+1 की शक्ल का आ गया है। तो हम लोगों ने ये चीज़ तो प्रूव कर ली। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 4k+3 इज़ ऑफ द फॉर्म 4k+1। तो ये आप लोग खुद कीजिएगा ट्राई, कि आप वही इंटीजर ले लें, यहाँ पर a = 4m+3 ले लें और b ले लें 4n+3। तो इन दोनों का जब इसी तरह प्रोडक्ट करेंगे ना, तो वो इसी तरह यहाँ पर जो है वो आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा और +3 यहाँ पर बचेगा, ठीक हो गया। तो आप लोगों के पास वो सिंपलीफाई होगी 1 बचेगा, और यहाँ पर 4 का इसी सर्च का कोई सिनेरियो बनेगा। बस ये इंटीजर अंदर शक्ल चेंज कर जाएगा, थोड़ा सा एक फालतू नंबर आ सकता है, या कोई यहाँ 4 या 8 या कुछ ऐसा सर्च का आ जाएगा। तो मैं चूँकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इस वजह से मैंने टाइम बचाने के लिए चले वो नहीं किया। तो आप लोग ये खुद ट्राई कीजिएगा, बड़ा सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है, आप लोगों से मुझे यकीन है कि आप लोग कर लेंगे इसको। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास जी सामने आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है, मैं एक मिनट सेट कर लूँ। जी ठीक हो गया, डन हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 37 ये हो चुका है। 38 आप लोगों के पास मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। वो वाला जो अभी क्वेश्चन देख रहे थे वो आगे क्वेश्चन है, तो वो थोड़ी सी कटिंग का इशू था, तो मतलब जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तो इस वजह से मैंने ज़रा उसको अलग लिख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 38 पर हम लोग आ जाते हैं जी। 38 आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है, आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ 4n 4m, मैंने मतलब यानी कि थोड़ा सा हैंड राइटिंग का मुझे इशू था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा साफ करके लिख लिया था। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो यहाँ मैंने a जो है 4n+3 और 4n+3 लिए, इनकी प्रोडक्ट लिया है, 4 कॉमन आ गया है, +1 उसको मैंने इस प्रोडक्ट को k2 कह दिया है। तो आप लोगों के पास ओके 4k+1 का भी आ गया है। तो अगर आप लोग यहाँ से देख कर पहले खुद ज़ुबानी ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोगों से ना हो तो फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो 38th क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 8k+1। सिमिलर सा क्वेश्चन है, यानी आप लोग एक इंटीजर ऑड इंटीजर लेंगे, उसका आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर को आप ओपन करेंगे, ओपन करके जो स्क्वायर बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा कि आप लोगों के पास +1 आ जाएगा, और जो एक इंटीजर बाकी बचेंगे mn वाले, उनमें से 8 कॉमन आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख लें जी, आप लोगों ने एक इंटीजर a ले लिया, a आर्बिट्ररी ऑड इंटीजर है, आप लोगों ने a को 2k+1 कर दिया। फॉर सम कर लें, फॉर ऑल कर लें, उसका कोई ऐसा इशू नहीं, बल्कि फॉर ऑल ही कर लें, क्योंकि इंटीजर जो है वो एवरी की बात की गई ना, एवरी ऑड इंटीजर, तो इसको आप फॉर ऑल ही करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो हम लोगों ने फॉर ऑल कर लिया। हम लोगों ने क्या किया, अब चूँकि हम स्केयर की बात करें, स्केयर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर, पहले आप लोगों ने क्या किया, तरतीब ज़हन में रखें कि पहले आप लोगों ने ऑड इंटीजर लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी ऑड इंटीजर लिया। देखें आर्बिट्रेरी लेने का मकसद ये होता है सिंपली कि आप लोगों को, अब मिसाल है आप लोगों के पास, आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स हैं, अब हर एक को एक एक करके चेक नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से हम उस क्लास में से एक आर्बिट्रेरी चीज़ ले लेते हैं और हमें पता है कि सारे के सारे ऑड इंटीजर जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, वो सेम प्रॉपर्टीज़ को ओबे करेंगे। शक्लें डिफरेंट हो सकते हैं, जिस तरह 3 है, 5 है, 7 है, शक्लें डिफरेंट होंगी लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम हो जाएंगी। तो यानी एक ही फैमिली के होंगे ना, तो प्रॉपर्टीज इनकी सेम हो जाएंगी। तो अगर हम किसी एक मेंबर को जनरली सपोज कर लें और उसके लिए एक रिजल्ट प्रूव कर दें तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली उसको होल्ड कर जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग इसको आर्बिट्रेरी ऑड इंटीजर ले लेते हैं। आप यूँ भी लिख सकते हैं, लेट ए बी एनी ऑड इंटीजर, आर्बिट्रेरी ऑड इंटीजर, जो लफ्ज़ आप लोगों को आसान लगे, अच्छा लगे, वो लिख लें। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने इस ए इंटीजर का, ये ए इंटीजर हम लोगों ने लिया था, इसका हम लोगों ने क्या किया, स्केयर किया। अब इसका स्केयर सिंपल हम लोगों ने क्या किया, यानी कि ए प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला ओपन किया तो 4k स्केयर प्लस 4k+1 बन गया। अब यहाँ पर के ऊपर पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें फॉर ऑल के की बात की हुई है, ठीक हो गया। अब जब हम लोगों ने फॉर ऑल के की यहाँ पर बात कर ली है तो अब ऑल के में तो ऑड इंटीजर्स भी आ जाते हैं, यानी कि इवन इंटीजर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ज़ीरो भी आ जाता है, सब आ जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग उस चीज़ से बचने के लिए अब हम लोग इस के ऊपर कंडीशन यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन के अंदर हम लोग प्रूव कर देंगे कि वो 8k+1 की शक्ल बनती है। तो अब हम लोगों ने यहाँ किया हुआ कि पहली कंडीशन क्या है कि हम के को इवन ले लें। अब यहाँ इवन एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस का मैंने फ़र्क नहीं किया क्योंकि प्लस माइनस में फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि आप लोगों के पास इसमें माइनस आ जाएगा इस वाली टर्म में, बाकी सेम रहेगा क्योंकि इसने तो पॉजिटिव ही होना है, क्योंकि ये होल का स्केयर बनेगा ना, तो इसने तो पॉजिटिव ही रहना, सिर्फ इस सेकंड टर्म में प्लस माइनस का फ़र्क आएगा। तो वो आप लोगों को वो कोई ऐसा इशू नहीं है, तो वो आप लोग इसको जनरली इस वजह से इंटीजर मैंने कह दिया कि ऐसा इंटीजर है जो आप लोगों के पास इवन इंटीजर है। तो अब यहाँ पर फॉर सम की कंडीशन इस वजह से लेंगे क्योंकि अगर टी, इधर भी फॉर ऑल ही लेंगे, इधर भी आप लोग फॉर ऑल ही लेंगे, फॉर ऑल टी, क्योंकि देखें ना, अगर तो टी इवन हो जाता है तो इवन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो एक इवन नंबर है, अगर टी ऑड ले लें तो एक ऑड नंबर के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन नंबर बन जाता है। तो इस वजह से अगर टी इवन या ऑड हो जाए तो इसका हमारे पास जनरल रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोगों ने के को जब इवन लिया है तो फॉर ऑल टी कर लिया है किसी और इंटीजर के बराबर। अब जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, हम 8 लेते हैं, तो एक 8 एक इवन इंटीजर था, 2 × 4, तो 2 × 4 अगर कर लें तो हमारे पास t = 4 हो जाएगा। अब 4 एक इवन इंटीजर है। मैं एक और मिसाल आप लोगों को देता हूँ, 6 लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब 6 लें तो वो 2 × 3 के बराबर होता है। अब 3 का ऑड इंटीजर है लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो आप लोगों के पास इवन इंटीजर आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है। तो इस वजह से आप लोग इससे नहीं घबराएं कि यहाँ अब टी पे फिर कंडीशन लगाएंगे, अब एक और इंटीजर लेंगे उस पर फिर फर्दर कंडीशन लगती चली जाएगी, तो उसका इशू नहीं है। सिर्फ हम लोगों को के ऊपर कंडीशन लगानी थी क्योंकि के मेन सामने आ रहा है ना, तो इस वजह से के अगर इवन होता है या ऑड होता है तो इसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता था, इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, रिजल्ट इवन ही रहेगा। तो इस वजह से के इवन होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो है, अगर के को इवन लें तो k = 2t पुट करेंगे। अब k = 2t हम इस इक्वेशन में पुट करें तो a = 4 × 2t स्केयर प्लस 4t 4 × 2t+1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16t स्केयर × 8t+1। अगर हम इसमें देखें, ये मतलब 16t स्केयर × 8t+1, अब देखें तो इसमें से 4 कॉमन आता है, पहले दो टर्म्स में से वो 4 कॉमन आ गया तो 2 × 2 2t स्केयर प्लस t आ गया +1 आ गया। अब इसको हम लोगों ने, चूँकि एक इंटीजर ही था, एक इवन इंटीजर था या जो भी इंटीजर आप कह लें, तो एक इंटीजर k1 के बराबर हम ले लिया। तब देखें a का स्केयर जो है वो 8k1+1 आ गया, तो इसका मतलब इस शक्ल का बन गया है, 8k+1 की शक्ल का। इवन के लिए तो हमारे पास ट्रू हो गया, यानी अगर इस इक्वेशन में k को इवन लेते हैं तो हमारे पास तब ये वाला रिजल्ट ट्रू होता है कि स्केयर जो है आप लोगों के पास 8k+1 का बनता है। हम ऑड इंटीजर के लिए इसी तरह करेंगे, हम के को ऑड इंटीजर ले लेते हैं, चूँकि इधर टी यूज़ कर चुके हैं, हम t1 यूज़ कर लेते हैं। आप l m n कुछ भी यूज़ कर लें, आप लोगों को ऐसा सच कोई इशू नहीं है। तो अब के अगर ऑड हो जाए तो k = 2t+1 होगा, तो इधर भी फॉर ऑल t कर लें, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को फॉर ऑल के बताता हूँ। अब t1 अगर मिसाल है, इधर हम लोग इवन लेते हैं तो
इवन के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो इवन रहेगा, तो इवन में जब 1 ऐड होगा तो वो ऑड हो जाएगा, क्योंकि आप जितने भी इवन इंटीजर्स ले लें 2 4 6 8 उसमें एक एक ऐड करते जाएं तो वो ऑड इंटीजर्स बनते चले जाते हैं। ठीक हो गया। अब वो नो मैटर वो कंपोजिट है या प्राइम है, उसका कोई ऐसा मतलब इशू बनाने की आप लोगों को जो है ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग सिर्फ ऑड और इवन इंटीजर्स में फ़र्क करें। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अब अगर टी ऑड हो जाता है तो टी ऑड होगा, तो जब ऑड नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा आंसर इवन आएगा। तो जब 2t इवन होगा तो +1 करेंगे वो फिर ऑड हो जाएगा। तो इस वजह से फॉर ऑल की कंडीशन यहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगी कि टी आप लोग फॉर ऑल है। सिमिलरली आप 2t+1 जो है वो इसी तरह के की जगह इसमें पुट करेंगे और आप लोगों के पास ये शक्ल आ जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह ये आप लोगों के पास क्या हो गया, 2t+1 2t1 सॉरी 2t1 है यहाँ पे 2t1 है। इसी तरह ये आ गया। अब इसका स्केयर ओपन किया हुआ 41 स्केयर 40 और ऑब्वियसली स्केयर ओपन करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये चीज़ बच गई। तो 16t1 स्केयर 16t1 प्लस टी, ये t1 आएगा, सॉरी ये सारे t1 होंगे, t नहीं होगा। तो ये सब के सब T1 आ गए आप लोगों के पास। ये T1 की शक्ल ये बन गया। अब चूँकि इनमें से 8 कॉमन आ सकता था तो ये 8 कॉमन आ गया। अब इस इंटीजर को आप K2 कह दें, क्योंकि K1 आप पीछे यूज़ कर चुके हैं तो K2 कह दें आप लोग, या M कह लें, N कह लें, कुछ भी कह लें अपनी आसानी के लिए। तो आप लोगों ने क्या किया, ए स्केयर फिर भी 8k2+1 यानी 8k+1 की शक्ल का आ रहा है। अगर आप K को ऑड भी ले रहे हैं तो इसका मतलब इन जनरल आप लोग कह सकते हैं अच्छा अगर आप लोग 0 भी ले लेते हैं तो 8 × 0+1 वो फिर भी 8k+1 की शक्ल का आता है। K अगर 0 ले लेते हैं तो आप लोगों के पास वो फिर भी आप लोगों के पास वो 8k+1 की शक्ल के आता है। बस ये इधर सिर्फ +1 आ जाएगा ना, तो वो 8 × 0, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है तो K2 इसके इंटीजर लेके आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम लोगों के पास से प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, वो भी आप लोगों के पास सिमिलरली इसी जैसा ही है। आप लोगों मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा, तो बाकी आप लोग खुद कीजिएगा, आप लोगों से हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह का ही है कि आप लोगों ने फोर्थ पावर उसमें स्केयर लेना था, इसमें पावर 4 लेनी है। अब पावर 4 लेके हम लोगों ने आगे एक्सपेंड किस तरह करना है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद कीजिएगा। अच्छा, हम लोगों ने कोई भी एक ऑड इंटीजर ले लिया, तो ऑड इंटीजर हम लोगों ने 4k+1 कर लिया, इसको k फॉर ऑल कर लें। तो जब ये फॉर ऑल हो जाएगा तो इसका मतलब यानी कि वही सिमिलर रीज़न कि अगर आप के को इवन ले लें ऑड ले लें 2k+1 इवन ऑड ही रहेगा, क्योंकि अब इवन या ऑड लेना, के को इवन ले लें चाहे ऑड ले लें 2k जो है वो इवन आएगा आंसर, ठीक है। और +1 करेंगे तो वो ऑब्वियसली ऑड हो जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये ए स्केयर आप लोगों ने इसका पावर 4 लेनी थी ना, फोर्थ पावर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर। तब जो ऑड इंटीजर ये लिया तो इसकी पावर 4 ले लेंगे आप लोग। जब आप लोगों ने पावर 4 ली तो अब इसकी पावर 4 को ओपन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या था, मैं आप लोगों को लिख के भी दिखा दूँ। सिंपली बाइनोमियल थ्योरम ये होता है, आप लोगों के पास x + y की पावर n अगर लिखा हुआ है ना, तो सिंपली बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा आप लोगों के पास, मतलब सॉरी मेरे जहन से निकल गया, स्किप हो गया। अच्छा, तो क्या होगा, x की पावर n प्लस जो इसमें से फिर एक पावर ऐड होगी, यहाँ पर बेसिकली y की पावर 0 है और ओवर में 0 फैक्टोरियल होता है। मतलब मैं आप लोगों को अगर थोड़ा सा एक पैटर्न के लिहाज से लेकर चलें तो यहाँ पर x की पावर n होती है और y की पावर 0 होती है। जो y की पावर होगी वही फैक्टोरियल नीचे होगा, ठीक हो गया। प्लस x की पावर n-1 एक माइनस हो जाती है, y की पावर एक बढ़ जाती है और जो y की पावर होगी वही फैक्टोरियल आ जाता है आप लोग का नीचे। प्लस x की पावर n-2 वाई स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल। इस तरह आप टू सन चलता चलता एक वक्त ऐसा आएगा कि x की पावर 0 ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि n में से ख़त्म होता जा रहा है ना। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब n में से n माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब वहाँ पर आखिरी जो टर्म बचेगी वो x की पावर 0 हो जाएगी और y की पावर बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, n तक जा सकती है, तो वो पावर n हो जाएगी ओवर n फैक्टोरियल। तो ये आप लोगों के पास बाइनोमियल थ्योरम होता है। इसको आप समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समीशन n = 0 से लेकर i = 0 से लेकर n तक, और x की पावर आप लोग करते हैं यहाँ पर i, और y की पावर आप लोग कर लें यहाँ पर n-i, ठीक हो गया, ओवर n-i का फैक्टोरियल। क्योंकि देखें ना, अगर आप लोग i को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर x की पावर ये आखिरी टर्म बच जाएगी आप लोग के पास, तो ये वापस भी चल सकते हैं। आप लोग यहाँ पर पावर्स एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोग यूँ भी कर सकते हैं, समीशन जो है वो i = 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-i और y की पावर i ओवर i फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है।
ठीक है। तो यानी कि अगर हम इधर एन को आई को 0 पुट करते हैं तो वो एक्स की पावर एन वाई की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, तो वो अगर आप ये चीज़ करते हैं तो वो इस तरह चल पड़ेगा, अगर ये चीज़ पुट करते हैं तो वो आखिर से चल पड़ेगा। चूँकि प्लस में है तो कम्यूटेटिव लॉ ओबे होते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं बनता। तो सिमिलरली आप लोगों को इसमें क्या हुआ है कि आप लोगों के पास 2k की पावर 4 और 1 की पावर 0, यहाँ पर 1/0 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। इसी तरह पावर सॉरी एन भी आता है, सॉरी मैं यहाँ पर भूल गया, फिर यहाँ पर एन आएगा, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर जो है वो इस जगह पर यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन आएगा। इसी तरह अगली टर्म में n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू आ जाएगा, यानी पावर 3 के लिए। इसी तरह यहाँ पर जो बचता है, यहाँ पर जो नीचे n फैक्टोरियल ख़त्म होता है वो किस वजह से होता है कि आप लोगों के पास करता करता यहाँ पे फिर n आता था पहली टर्म की वजह से, n माइनस वन आएगा, आप तो सोन करता करता अब यहाँ पे 1 है तो 3 2 1 आएगा। अब ये n फैक्टोरियल होता है, तो इस वजह से ये इस n फैक्टोरियल से कैंसिल होकर जो आखिरी टर्म बचती थी ना, वो आप लोगों के पास मतलब यानी कि एक्स की पावर 0 वाई की पावर एन बचती है रकम, ठीक हो गया। तो अब इसकी समीशन की फॉर्म जो है मेरे अभी एग्जैक्टली जेहन में नहीं आ रही, तो जल्दी जल्दी में इस वजह से मेरे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मतलब मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि एक बाइनोमियल थ्योरम के पास एक्स की पावर एन वाई की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल प्लस एन, अगली टर्म में ये पावर एक्स की उतर आएगी और वाई की पावर 1 ऐड और एक्स की पावर 1 माइनस, और जो वाई की पावर होगी उसी का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक हो गया। और यानी जो बाद में लिखा हुआ होगा, और इसी तरह फिर हम एन पिछला रहेगा और जो ये वाली टर्म है इसका एन माइनस वन उतर आएगा, पावर में से एक माइनस, वाई की पावर एक बढ़ेगी और जो वाई की पावर होगी उसी का फैक्टोरियल। इस तरह आप इस पैटर्न से चलते चले जाएंगे। तो अब ये यही काम इधर हुआ है, पावर 4 शुरू में आ गई, इसकी पावर 2k की पावर एक माइनस हुई, और जहाँ पे जो दूसरी टर्म 1 थी उसकी पावर एक ऐड हुई तो वो 1 आ गया और ऊपर 1 फैक्टोरियल। इसी तरह 4 है, 4 अब ये जो पावर थी ये इधर आ गई, इसकी पावर एक और माइनस होगी, इसकी पावर एक और बढ़ गई और 2 फैक्टोरियल। इसी तरह ये हम कहाँ तक जाएंगे, हमने n तक उधर जाना था, पावर n थी तो इधर हम 4 तक जाएंगे, इस तरह एक्सपेंड करते करते। सिमिलरली यहाँ पर ये 16 के 4 बन जाएगा, ये 32 वाला बन जाएगा, ये 48/2 बन जाएगा, ये 48/6 बन जाएगा, और ये 4 फैक्टोरियल बन जाएगा ना, 4 3 2 1। तो 4 फैक्टोरियल, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर जो k 2k की पावर 0 जो है वो भी 1, तो ऊपर 4 फैक्टोरियल आंसर 1 दे देगा। अब जब इसको सॉल्व करते हैं ना, इसके अंदर से 16 कॉमन निकल सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों को फिर के ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेगी, के को इवन लेना पड़ेगा, फिर के को ऑड लेना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो सिमिलरली जिस तरह आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, इसी तरह आप लोग बस इसकी ज़रा जो है आप लोगों के पास कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों के पास थोड़ी सी कम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, उसकी निस्बत वो मैं कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों ने करना खुद ही है, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियसली बड़ी सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन हैं, तो आप लोग वो खुद कर लेंगे। तो जी ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हैं। तो इसी तरह ए की पावर 4 सिंप्लीफाई करके कट कट आके वो ये आंसर बचता है, मतलब जो पीछे सिंप्लीफिकेशन आपने बाइनोमियल थ्योरम लगा के सिंप्लीफिकेशन करके ये आप लोगों के पास बचता है ए की पावर 4। अब इसके अंदर के को एक बार इवन पुट करेंगे, एक बार ऑड, तो अब जब इवन पुट किया था वो 2t यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी इधर के 4 16 टी की पावर 4 8 टी क्यूब 4 टी स्केयर 16 टी। इसी तरह जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो पहली टर्म्स होंगी उनमें से 16 कॉमन आ जाएगा, ठीक हो गया, और अंदर +1 आ जाएगा। अब इस अंदर वाले टर्म को आप t1 ले लेंगे तो 16t+1 आ जाएगा, तो वो आप लोगों के पास 16t, इस क्योंकि आप लोगों ने प्रूव ये करना था ना कि फोर्थ पावर 16 के +1 की शक्ल क्या आता है, तो वो उसकी शक्ल बन गई है फोर्थ पावर। इसी तरह जब आप लोग 2+1 कर देंगे, वो 2t1 हम यूज़ कर टी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ t1 भी यूज़ कर सकते हैं, t2 भी यूज़ कर सकते हैं, l m n कुछ भी यूज़ कर लें, तो आप लोगों ने वो यूज़ किया। इसी तरह आप लोग इन पावर्स का स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के पास, चूँकि आप लोगों ने 16 को कॉमन लेना ना इसमें से, तो इसमें से भी 16 वैसे ही कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 16 वैसे ही कॉमन आ रहा है, तो इन पावर्स को आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन पावर्स को आप लोग ओपन करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सब में 16 कॉमन निकालेंगे, आखिर में 1 बचेगा। इस सारे इंटीजर को किसी इंटीजर का नाम दे देंगे, तो वो 16 के +1 की शक्ल के बन जाएगा, तो आप लोगों के पास रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। सॉरी। अच्छा, अब आप लोगों के पास जो है वो ये वाला क्वेश्चन बनता है, द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 6k + 5 इज़ ऑफ द फॉर्म 6k + 1। तो सिमिलरली जिस तरह आप लोगों ने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 37 किया था, उसका जो सेकंड पार्ट किया था उसमें आप लोगों ने ये कहा था कि 4k + 3 की जो मतलब शक्ल के नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो आप लोग के पास 4k + 1 की शक्ल का आएगा। सिमिलर क्वेश्चन है कि 6k + 5 के दोनों इंटीजर्स आप लोगों ने आप a ले लें 6m + 5 और b ले लें 6n + 5, तो उन दोनों का प्रोडक्ट लें, उनको सिंप्लीफाई करें, तो वो इस तर्ज की शक्ल इस तरह, मतलब यानी कि एक +1 आएगा, बाकी जो पिछली टर्म्स होंगी उनमें से 6 कॉमन आ जाएगा, तो वो जो अंदर कॉमन लेकर एलिमेंट बचेगा आप उसको k कह लें, k1 कह लें, तो इसकी शक्ल का बन जाएगा, तो आप लोग वो आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, तो
अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। तो ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, तो मैंने अब उनको ठीक करके और कुछ कटिंग्स वगैरह जो थी मतलब उनको ठीक करके मैंने अलग लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ और उसको यही बस एक लेंथी प्रूफ है, आगे आप लोगों का कोई इशू नहीं। अच्छा मैं ये चलें यही है, तो यहीं से मैं पहले दो क्वेश्चन ही बनते हैं 42 और जो है ये 42 और 43 बनता है। 43 आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एंड हो जाएंगे। इसके बाद अब फेबिनेसी सीक्वेंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो वो हम लोगों का टॉपिक ही नहीं है, तो इस वजह से वो मैंने नहीं किया। तो पहले हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। 41 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, इसको एंड पे कर लेंगे डिस्कस। तो अभी चलें टाइम थोड़ा ही हुआ है तो हो जाएगा ये। तो अब हम लोग क्या करते हैं जी, मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए प्रूव करें कि n की पावर 5 माइनस एन जो है वो 5 पर डिविजिबल है जी। सिमिलरली जिस तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 36 किया था कि ए 3 डिवाइड्स ए क्यूब माइनस ए, सिमिलरली अब आप लोगों ने ये करना है कि 5 डिवाइड्स, यानी आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि 5 डिवाइड्स एन की पावर 5 माइनस एन, जहाँ पे एन जो है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा अब एक चीज़ नोट कीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 36 था उसमें सब इंटीजर्स के लिए था, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। तो सिमिलरली आप लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का लिखाएंगे। आप उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन इस वजह से नहीं लगाया था क्योंकि उसमें आप लोगों के पास ए था और ए कोई स्पेसिफिक नंबर था, इसमें एन स्पेसिफिक नंबर नहीं है, यानी उसमें से ए स्पेसिफिक नहीं था। ए कोई भी इंटीजर हो सकता था, तो आप वहाँ पे भी इंडक्शन लगा के कर सकते हैं, मतलब ए के ऊपर इंडक्शन लगा दें, ए के ऊपर इंडक्शन लगा दें। इसी तरह मैं आप लोगों को ये इंडक्शन के तरीके से करवाता हूँ, तो इसी तरह आप एन की जगह वहाँ पर रिप्लेस करके कर सकते हैं। तो इंडक्शन का जो है वो प्रोसेस आप लोगों को पता है, पिछले क्वेश्चन में इंडक्शन के प्रोसेस को मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, तो मैं बस सिर्फ उसकी रिवीजन उस प्रोसेस को बताए बगैर मैं डायरेक्ट प्रूफ शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग प्रीवियस अगर लेक्चर्स देखकर आ रहे हैं तो आप लोगों को उसका पता होगा कि इंडक्शन का स्टेप, इंडक्शन के जरिए हम प्रूव कैसे करते हैं। इंडक्शन के लिए हम लोगों ने पहले लेट करना होता है इनिशियल कंडीशन के लिए। अब इनिशियल कंडीशन के मुताबिक अगर एन के ऊपर इंडक्शन लगाएंगे ना हम लोग, यानी कि वी यूज़ इंडक्शन ऑन एन, तो एन के ऊपर इंडक्शन लगाएंगे। अब एन की इनिशियल वैल्यू क्या बनेगी, इन पॉजिटिव इंटीजर्स के मुताबिक 1 बनेगी। अब एन इज इक्वल टू 1 के लिए पहले प्रूव करते हैं। एन इज इक्वल टू 1 अगर पुट करें तो वो 1 की पावर 5 माइनस 1 0 बनता है। तो ऑब्वियसली हम चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि हर इंटीजर 0 को डिवाइड करता है, तो 5 भी 0 को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब एन इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब जो इंडक्शन हाइपोथेसिस सेकंड होता है वो ये होता है कि आप n इज इक्वल टू के के लिए सपोज कर लेते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, n इज इक्वल टू के का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि n के इक्वल वाक़तन है, सिर्फ पुट करने के लिए हम n इज इक्वल टू के करते हैं, लेकिन हकीकतन के n से छोटा ही होता है जो हम सपोज करते हैं। तो n इज इक्वल टू के लिए हम लोगों ने सपोज कर लिया, तो n इज इक्वल टू के लिए हम लोगों ने सपोज कर लिया जी। एन इज इक्वल टू के की जगह जब एन इज इक्वल टू के पुट करेंगे तो के की पावर 5 माइनस के हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी की कंडीशन के मुताबिक हम लोगों ने इक्वेशन की शक्ल दे लेंगे इसको, ताकि हमें आगे पुट करना आसान हो। तो हम लोगों ने के की पावर 5 माइनस के एम फॉर सम इंटीजर्स के, क्योंकि डिविजिबिलिटी की कंडीशन के अंदर फॉर सम ही आता है, ये फॉर सम फॉर ऑल क्यों नहीं आता, फॉर सम क्यों आता है, तो इसकी मैंने आप लोगों को वजाहत डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर कर दी थी। तो आप लोग वो लेक्चर जब पिछले लेक्चर्स देखकर आ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ पिछले लेक्चर्स देखकर आएँ ताकि आप लोगों को इन चीज़ों का पता हो, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा और असल चीज़ जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख कर आएँ, अगर नहीं देखे तो पहले देख कर आएँ, अगर देख के आए हैं तो बहुत अच्छे। तो इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पता होगा कि जो लेक्चर्स देख कर आ रहे हैं उनको पता होगा कि यहाँ फॉर सम क्यों आया है, फॉर ऑल की इस वजह से नहीं आया, तो फॉर सम इंटीजर एम हो जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन नंबर 1 का इसका अब आगे यूज़ होगा। तो आगे हम लोग क्या करते हैं जी, आगे अब हम लोग देखते हैं किधर गया। हाँ जी, ये आगे आ गया उसका हिस्सा। अब स्टेप 3 के लिए n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। अब मैं फिर बता दूं कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि n के प्लस 1 के वाक़तन इक्वल है, सिर्फ पुट करने के लिए n इज इक्वल टू के प्लस 1 किया है। तो आप लोग इस चीज़ से बचने के लिए आप ये लिख लिया करें कि n को के प्लस 1 से रिप्लेस कर दें, ठीक है, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि n के प्लस 1 के इक्वल नहीं है, n के प्लस 1 से बड़ा होता है। अब ये मतलब जो हकीकत होती है। तो अब n की जगह k प्लस 1 जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आना चाहिए, यानी हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो बेसिकली जो आंसर आएगा वो ये आना चाहिए कि अब इधर k प्लस 1 हमारे पास प्रूव क्या करना था कि 5 डिवाइड्स n की पावर 5 माइनस n। तो हमें अब ये चीज़ प्रूव करनी है कि 5 डिवाइड्स k प्लस 1 की पावर 5 माइनस k प्लस 1।
अगर ये चीज़ हम लोग प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी प्रूव हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग k+2 के लिए इसी प्रोसीजर के तहत इसी प्रोसीजर k+2 के लिए आप प्रूव करते चले जाएंगे, तो वहाँ हम जनरली इसको कह देते हैं। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, ये चीज़ हम लोगों ने लेट कर ली, हम लोगों ने मतलब ये चीज़ हम लोग लेट कर लेंगे। आप इस चीज़ को अभी कंसिडर ना करें, आप लोग सिर्फ ये कर लें कि कंसिडर ये चीज़, सिर्फ ये चीज़ कंसिडर कर लें आप लोग। अब माइनस किस वजह से, माइनस को मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज़ आ गई। अब चूँकि हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है तो इसकी ये साइड आप कंसिडर कर लें, तो आप लोग 5 इंटू सम इंटीजर का आंसर निकाल दें, मतलब ये चीज़ इक्वल टू 5 इंटू सम इंटीजर अगर आप लोग कर दें तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक आप ये चीज़ लिख सकेंगे। तो आप लोग ये चीज़ कंसिडर कर ली। तो जब ये चीज़ कंसिडर की तो आप लोगों के पास क्या आया, मैं चलें इधर पर आप लोगों को करवा ही देता हूँ कि कंसिडर ये चीज़ आप लोग निकाल दें अभी ज़हन से, ठीक हो गया। तो n इज इक्वल टू ये कंसिडर किया, तो अब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर बेसिकली आएगा k+1, नज़र आ रहा है जी, ठीक है नज़र आ रहा है, k+1 की पावर 5 माइनस k+1। जब इसको बाइनोमियल थ्योरम से आप ओपन करते हैं ना तो उसका ये आंसर आता है k की पावर 5 प्लस 5k की पावर 4 प्लस 10k की पावर 3 प्लस 10k स्क्वायर प्लस 1। जो आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बाइनोमियल थ्योरम बताया ना, जब आप उसी पैटर्न पर इसके लिए ओपन करेंगे ना n इज इक्वल टू 5 के लिए इस फार्मूले को, तो आप लोगों के पास ये रिजल्ट बनेगा। k-1 इसी तरह है, क्या करेंगे आप k की पावर 5 को और माइनस k को एक साइड पे कर लेंगे, बाकी टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे। अब -1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, +1 -1। तो अब ये चीज़ आप लोगों को k की पावर 5 माइनस k आप पिछली इक्वेशन में यहाँ पर लिख चुके हैं, ये कि k की पावर 5 माइनस k तो 5m के बराबर होता है, तो आप इसकी जगह 5m लगा देंगे। अब देखा जाए तो यहाँ सब टर्म्स में से 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे, तो बाकी जो इंटीजर बचेगा, इसका मतलब ये इंटीजर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने वो इंटीजर फाइंड कर लिया, वो इंटीजर इस शक्ल का है, ठीक है, इतनी बड़ी शक्ल का है। तो इसका मतलब वो आप लोगों ने एक इंटीजर फाइंड कर लिया जिसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आंसर आपके पास बेसिकली यहाँ पर जो है आप लोगों के पास k+1 इंटू 5 माइनस k+1 है। इसका मतलब यानी कि ये बच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ आप लोग देख सकते हो कि 5 डिवाइड्स दिस टर्म, ठीक हो गया। 5 इस टर्म को डिवाइड करता है, ये टर्म आप लोगों ने चूंकि n इज इक्वल टू k+1 के लिए आप लोगों ने इसके बराबर लिए हो, तो आप इस वजह से भी कर सकते हैं, वरना जो असल तरीका ये होता है, ठीक है, कि आप लोग n+1 के लिए ट्रू कर रहे हैं तो आप लोग ये लिख दें कि सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर k+1, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर k+2 एंड बाय प्रोसीडिंग दिस स्टेप, ठीक हो गया, बाय प्रोसीडिंग दीज स्टेप्स वी कैन प्रूव दैट द जनरली रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लोग वो ये जो मैंने बोला है ये आप लोग एक दफ़ा फिर सुन के आप लोग उसको लाइनिंग में लिख लीजिएगा, तो ये आप लोगों के पास जनरली प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 43 की तरफ चलते हैं। अब 43 जो है वो आप लोगों के पास, चलिए मैं आप लोगों को पहले 41 करवाता हूँ। तो चलिए वीडियो अब काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मुझे वीडियो एक, क्योंकि अपलोडिंग में फिर इशू आता है, क्योंकि नेट भी आप लोगों को पता है थोड़ा सा कभी कभार स्लो हो जाता है, तो इस वजह से अपलोडिंग में इशू आता है। तो मैं ये करता हूँ कि अब जो 43 और 41 क्वेश्चंस बनेंगे ना, ये मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, उसमें डिविजिबल बाय 6 है, इसमें डिविजिबल बाय 9 है, ठीक हो गया। तो तकरीबन मिलते जुलते ही क्वेश्चन हैं, थोड़ी बहुत कंडीशन के डिफरेंस के साथ। तो एक को हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ प्रूव करना है, और एक को हम लोगों ने क्या करना है कि वैसे प्रूव करना है डिविजिबिलिटी की डेफिनेशंस के तहत। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन 2 क्वेश्चंस के साथ, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो इन टॉपिक्स के लिए लास्ट वीडियो होगी। अब उससे फिर हम लोग नेक्स्ट जो है मतलब शुरू करेंगे जीसीडी का कंसेप्ट। मैं फिर बता देता हूँ, जीसीडी जो मैंने है वो आप लोगों को डेविड एम बर्टन, मैं आप लोगों को स्पेलिंग लिख देता हूँ, DAVID डेविड एम बर्टन, ये बुक है, ये नेट पर भी इजीली अवेलेबल है, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। गूगल पर इस बुक का नेम इनटू PDF लिखिएगा तो आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी बड़ी आसानी से, और बिल्कुल फ्री है, कोई पेड भी नहीं है। तो इस बुक में जीसीडी और उसके एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह इस बुक से करवाऊँगा, और बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।